पेन कट रहे गो कुंडी से कहते गोठो पड़ जा, गोठो से कहते कुंडी पड़ जा। एक पहले यह डांती नहीं, इस घर में सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, बस मैं वो बच्चा हूँ। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज से हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं और उसमें मुझे लगता है थोड़ी सी पहले 2 मिनट की चर्चा हम कर लें। बिहारी सत्स्य को पढ़ पाएँ या नहीं पढ़ पाएँ, आपके पाठ्यक्रम में कुछ साहित्यिक रचनाएं हैं और जो 2 प्रकार की हो सकती हैं। साहित्यिक रचनाएं सेकंड ग्रेड में मतलब काफ़ी बड़ी मात्रा में हैं और फर्स्ट ग्रेड में भी है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में सवाल का अभी कोई ठिकाना नहीं है कितने आएंगे, अभी कोई निश्चित नहीं है। कभी कभी साकेत में 1 सवाल भी नहीं आता और कभी कभी 4 सवाल भी आते हैं। बालकांड में विद्यार्थी पढ़ते नहीं है, फिर भी बहुत सारे हर बार लगभग 2 सवाल 3 सवाल आ जाते हैं या कभी कभी 1 सवाल आता है। साहित्यिक रचनाएं 2 प्रकार की हैं, गद्य और पद्य। अलग अलग रचना का अलग अलग मिजाज होता है। गद्य रचना में आमतौर जो प्रश्न आते हैं, गद्य रचना में भी मुख्यतः 2 प्रकार की रचनाएं हैं, कुछ कहानी और कुछ निबंध। ये स्कूल व्याख्याता में है और सेकंड ग्रेड में भी है, कहानी भी है और निबंध भी है। हालांकि सेकंड ग्रेड में एक नाटक और इसके अलावा एक उपन्यास भी है। सभी विद्यार्थी सुन रहे हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। उपन्यास मैं नहीं पढ़ाऊंगा, खून का टीका है ना। मैंने एक कोर्स के लिए, इसको क्या बोलते हैं, जब कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदता है तो उसके ऊपर लिखा रहता है ना, इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन। मैंने मुझे कहा कि आप सर डिस्क्रिप्शन बना के दो, उसमें हम डाल देते हैं। तो मैंने उसमें लिख दिया कि ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो उसने कहा सर सब नेगेटिव है, आप तो ये बताओ ना क्या क्या करोगे। तो मैंने शुरुआत ही उसी से की। वो PDF नहीं मिलेगी, व्याख्या नहीं मिलेगी, कोई मैसेज नहीं करेगा, कोई फ़ोन नहीं करेगा, ठीक है, ऑफर नहीं दिया जाएगा, ऐसे मैंने लिख दिया सब। तो उसने कहा ये मत बताओ आप क्या नहीं करोगे, आप तो ये बताओ कि आप क्या क्या करोगे। तो मैं शुरुआत वहीं से कर रहा हूँ कि जो खून का टीका उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में है, खरीदो, उसकी PDF भी नहीं है, क्योंकि इतनी आंख फोड़ने की जरूरत है। अब आप PDF बनावागा, 100-125 पेज का उपन्यास है, क्योंकि PDF बनाऊंगा फिर मैंने अपलोड कराऊंगा, 100 रुपया मार्केट में किताब ही आ जाएगी। क्या भाई गुरु जी को खीस काटना जरूरी है। 100 रुपया में किताब ही आ जाएगी, तो बड़ी आप किताब लाओ। एक तो अच्छा कोई प्रिंट निकलवा ही लाओ, चलो ठीक है थाना में दे दूँ, अब जी कटा पर ऑनलाइन पढ़ने ला रहे, तो बंद तो किताब लेनी चाहिए। एक तो किताब पढ़ांगा, एक फोटोकॉपी पढ़ांगा, तो फर्क तो रहेगा। इन उपन्यास ने लाओ, 2 बारी 3 बारी 4 बारी 5 बारी बांचे जाए तो बांचो। और एक कोशिश कभी मत करो रचनाओं में शॉर्ट नोट्स बनाने की, कभी भी भूल मत करना, कभी नहीं करनी चाहिए, उससे आपको नुकसान ही होगा। चाहे आप निबंध के बनाओ, मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे निबंध के शॉर्ट नोट्स में कैसे बनाऊं, तो मुझे एक विद्यार्थी ने PPT भेजी और वो PPT लगभग 32 पेज की थी। तो 32 पेज में अगर PPT एक निबंध की है तो फिर निबंध तो आ गया पूरा। शॉर्ट्स बनाने का मतलब ये होता है कि हम उसको लगभग 1 पेज में 2 पेज में समरी बना लें तो वो काम आ सकती है, लेकिन उसकी कोई समरी बनेगी नहीं। और मुझे लगता है जरूरी नहीं है वो 32 स्लाइड में से भी सवाल आए, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। सीधा कथन उठाए जाते हैं, पूछे जाते हैं ये कौन से निबंध से आए, और सेकंड ग्रेड में खास तौर से। इसीलिए हालांकि निबंध को मैंने इस बार विचार किया कि मैं उसको बांधूंगा, निबंध में बांध दूंगा और वो आपको YouTube पे देखना है। अगर तुम्हें लगे समय है तो सुबह जब अपने 8 से 10 क्लास करेंगे तब पधारना, बैठे रहेंगे और बांधते रहेंगे, मेरे फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। उसमें अगर 10 दिन लगते हैं, 7 दिन लगते हैं, 12 दिन लगते हैं, बांध देंगे। मैं यहाँ भी बांध दूंगा, यहाँ बांधना मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा। अगर मैं मेरे घर में बैठ के बंद कमरे में निबंध बांधूंगा और YouTube पे चढ़ाऊंगा तो मेरे लिए वो ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ बांधना मेरे लिए ज़्यादा आसान है। मैं तो बैठ जाऊँ कुर्सी पर, बांध पकड़ूँ, बात ही तो करनी है मैंने, और बात मैं 7 दिन करूँ तो उसमें मुझे समस्या नहीं है। हाँ, बस दिक्कत ये है कि उससे आपका समय ज़ाया होगा, ठीक है। तो निबंध इस बार हम पढ़ेंगे, उपन्यास आपको बांधना है। नाटक जो लहरों के राज, वो मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो प्रतीकात्मक नाटक और विद्यार्थियों के समझ में भी नहीं आता। नाटक हम पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। कहानियों के मैं सार बताऊंगा। कहानियों की PDF आपको मिल चुकी है, चाहे स्कूल लेक्चरर के नहीं मिली होगी अभी तक, या मिल गई, मिल जाएगी, नहीं मिली है तो मिल जाएगी। तो स्कूल लेक्चरर में जो कहानियां हैं उन कहानियों को आप पढ़ो, 1 बार 2 बार 3 बार। कहानियों की मैं एक एक क्लास लूंगा,
हो सके तो आधे घंटे की क्लास लो, कहानी की एक क्लास में लूंगा, ताकि कहानी पढ़ने के प्रति जो हमारी समझ है, और मोटी मोटी चर्चा करने से कई बार मोटी मोटी घटना याद रहती है। कहानी की एक खास बात यह भी है कि कहानी की मोटी मोटी रूपरेखा हमारे दिमाग में है, तो फिर हम कथन भी पहचान सकते हैं कि फलानी बात और फलानो आदमी कैसे है। कहानी के जो पात्र है ना, वो हमारे अगर परिचित हो जाए तो हम उसकी बात को बता सकते हैं। प्रश्न यहाँ कितने प्रकार के आ सकते हैं। एक प्रश्न यह आता है, फलानी बात किसने किससे कही, या यह कथन कौन सी रचना से आया है। या कहानी उपन्यास में एक प्रश्न बनता है कि पात्रों का कौन सा पात्र कौन सी कहानी का है। कई बार जैसे 4 कहानी है सेकंड ग्रेड में, तो एक तरफ कहानियों की सूची दे दी, एक तरफ पात्रों की सूची दे दी और सुमेलित करो, ऐसे प्रश्न बनते हैं। प्रश्नों के टाइप हम आपको देंगे, जब एक टेस्ट लेंगे तो प्रश्नों के टाइप आप समझेंगे। मुझे लगता है अब तक हमने जितने टेस्ट लिए हैं, एक कोशिश हमने पूरी की है कि टाइप सभी आ जाए। पेपर टफ बन रहे हैं कि आसान बन रहे हैं मुझे नहीं पता। कई बार आप कहते हो आज बहुत मुश्किल है, कई बार कहते हो आज बहुत आसान है। इस पर फोकस ही नहीं है। फोकस ये है कि और टफ और ये सब बातें गौण है, क्योंकि जितनी सामग्री आपके पास है वो याद करनी है आपको। ये मैंने आपको कह दी बात कि जितनी सामग्री आपके पास है वो आपको याद करनी है, और उसी में से प्रश्न आए वो आप सही कर देना, बाकी आप मत करना, कोई बात नहीं। अगर मान लो जैसे स्कूल लेक्चर के विद्यार्थी या सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी व्याकरण को छोड़कर, इस बार मैं व्याकरण की भी कोशिश कर रहा हूँ पूरी, है ना। इसके लिए मैं बहुत रोजाना लगभग 4-5 घंटे पढ़ रहा हूँ इन दिनों। मैंने जीवन में पहली बार व्याकरण पढ़ना शुरू किया, तो मैं कोशिश करूँगा कि व्याकरण में भी हम यही बात कर लें और उसमें हमारा काम हो जाए। उसके लिए पूरी मैं जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो आप जो काम कर रहे हो उस काम में से जितने प्रश्न आए वो आप सही करके आ जाना। उससे बाहर कोई प्रश्न आए तो आप छोड़ देना, वो तो ठीक नहीं हो तो छोड़ देना, तो भी काम चलेगा। क्योंकि इतनी बात हमने शुरुआत में की है कि अगर मान लीजिए किसी पेपर की 70% मेरिट रहती है तो 80% प्रश्न अपने मैटर से आ जाएंगे, और अगर किसी की मेरिट रहती है 60% तो 65 से 70% प्रश्न इस मैटर से आ जाएंगे। एक पेपर की बात कर रहा हूं मैं, दोनों पेपर की बात नहीं कर रहा। फर्स्ट पेपर में आपको अलग से नंबर लाने होंगे मेरिट के अनुकूल, ठीक है। तो ये जो हम चर्चाएं कर रहे हैं वो यहीं समाप्त हो जाती है। इसलिए कोशिश ये करें कि इन रचनाओं को बार बार पढ़ा जाए, गद्य रचनाओं को। और इसमें अगर मैं पढ़ा दूंगा, जैसे नाटक मैंने पढ़ा दिया तो भी आपको 4-5 बार पढ़ने पड़ेगा, कहानी मैंने पढ़ा दी तो भी आपको 4-5 बार पढ़नी पड़ेगी, निबंध और उपन्यास तो आपको कई बार पढ़ने पड़ेंगे। तो कोशिश करेंगे इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करें। पद्य रचनाएं जितनी भी हैं, पद्य रचनाओं में भी कुछ रचनाओं के मतलब नेचर अलग अलग है। जैसे हम बिहारी की बात कर रहे हैं, अब जैसे आपके पाठ्यक्रम में जो रचनाएं हैं उनको अगर आप ठीक से देखें, जैसे मान लो एक रचना है बिहारी रत्नाकर, और बिहारी रत्नाकर जो काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित है वो आपके पाठ्यक्रम में, जो ये मूल किताब जैसे आप ये देख रहे हैं ये किताब आपके पाठ्यक्रम में है। अब इसमें जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इसकी टीका लिखी है। किसने लिखी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। और उन्होंने बाकायदा उसकी जब टीका लिखी है तो अर्थ नीचे दिए। तो बिहारी रत्नाकर से जो भी सवाल आएंगे वो इस पीडीएफ से बाहर नहीं आएंगे, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 1 आए। यानी यहां से जो सवाल आएंगे, और आज तक इससे बाहर सवाल नहीं आया, लेकिन फिर भी आसान सवाल नहीं होता। इसलिए नहीं होता है कि यहां जितनी नीची बातें लिखी है उतनी बातों को हम पढ़ते नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने भी शायद कभी न कभी प्रमाद किया होगा, इसलिए ऐसे प्रश्न बच्चे नहीं कर पाते। ये प्रश्न जो आया वो बहुत हल्का प्रश्न था कि किसकी बात हो रही है, आंख की बात हो रही है, कान की है। हाँ, मतलब इसके अंदर दिया हुआ है। बहुत सामान्य प्रश्न है, कोई मतलब मुश्किल प्रश्न नहीं है कि बहुत गहरी समझ हो तो ही कर पाएगा, बहुत सिंपल प्रश्न है। फिर भी विद्यार्थी नहीं कर पाया तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारी बांचने में समस्या रही है, हम इसको ठीक से पढ़ नहीं पाए। लेकिन एक रचना है साकेत का नवम सर्ग। अब साकेत का जो नवम सर्ग है वो मैथिली शरणगुप्त का है, और साकेत के नवम सर्ग की कोई भी टीका, कोई चीज हमारे पास ऐसी उपलब्ध नहीं जिसमें अर्थ दिया हो। अगर साकेत के नवम सर्ग की टीका रामचंद्र शुक्ल ने की होती और आरपीएससी कहती कि आप वो पढ़ना जो रामचंद्र शुक्ल की दी हुई है, तो उसमें सटीक प्रश्न बनते। अब इसमें पता नहीं है प्रश्न कैसे आएगा, अब इसमें पता नहीं है कैसे प्रश्न आएगा। तो फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं? मैं सारी पद्य रचनाओं की बात कर रहा हूं, कुछ ऐसी पद्य रचनाएं जिसमें अनुवाद या व्याख्या मूल रचनाकारों ने दी है, तो फिर हमें उतना ही पढ़ना है। ये हमारे लिए संतोष की बात है। तो बिहारी के जो 20 दो या 25 दो आपके पाठ्यक्रम में है, हमें उसके अलावा एक शब्द नहीं पढ़ना, और इसके अलावा कोई प्रश्न बाहर से आएगा नहीं। साकेत में हमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग भी लगाने पड़ सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बातें सोचनी पड़ सकती है। तो जिन जिन रचनाओं के अनुवाद नहीं दिए गए हैं
उनमें प्रश्न किस प्रकार के आ सकते हैं? पहला प्रश्न तो ये बनता है, फलानी पंक्ति कहाँ से आई है? साकेत से आई, बालकांड से आई है, बिहारी सतसई से आई है? वो पहला प्रश्न तो ये बनता है। दूसरा प्रश्न वही, ये बात किसने किससे कही या किसके लिए कही? दूसरा प्रश्न ये बनता है। कभी कभी शब्द का अर्थ पूछ लिया जाता है, एक पंक्ति दी जाती है और उसमें एक शब्द को क्या कर देते हैं, रेखांकित कर देते हैं और पूछते हैं रेखांकित शब्द का अर्थ बताओ। रेखांकित शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं, एक वो अर्थ होगा जो शब्दकोश में दिया हुआ है और एक वो अर्थ है जो कवि ने प्रयोग किया है। ये बात समझ रहे हो क्या आप? ये मैं चर्चा पहली बार कर रहा हूं। शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं। पूरे हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है शब्द। अगर आप शब्द को समझते हैं, इसलिए कहा जाता है शब्द ब्रह्म है। पर्यायवाची पढ़ रहे हैं तो क्या समझना है? शब्द। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हो तो क्या समझना है? शब्द। प्राकृताभास हिंदी क्या है, अवहट क्या है, अपभ्रंश क्या है, शब्द तो समझना है। मतलब आप अगर शब्द समझते हैं तो आप 90% तैयारी कर चुके हैं, फिर 10% काम रटने का रह जाता है। और आप रटते ही रटते हैं, शब्द को नहीं समझते हैं, तो फिर आप 90% का जो आप शब्द को समझने का काम था वो अगर आपने हटा दिया तो आपको बहुत सारा माल रटना पड़ेगा। इसलिए हम कई बार कहते हैं वो विद्यार्थी नए और वो पुराना वो सीनियर है वो मैच्योर है, ऐसे हम चर्चा करते हैं ना, वो किस दृष्टि से होते हैं? इसी दृष्टि से होते हैं। हिंदी में सारा खेल शब्द का है। तो कभी कभी कोई शब्द पे ऐसे रेखांकित करके पूछा जाता है कि फलाने शब्द का मतलब क्या है, तो हमें वो नहीं बताना जो शब्द को उसमें अर्थ दिया हुआ है, हमें तो वो बताना है जो कवि ने प्रयोग किया है। जैसे मतलब मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं, जैसे मनुष्य का अर्थ क्या है? मनुष्य। लेकिन कभी कभी आप आम भाषा में अपना बुढ़िया कह छोड़ो मानस बन जाओ, तो पहले वो गधो है के मानस बन जाओ, इनको मतलब क्या सुधर जाओ। मानस तो बने मानस बन जाओ, वो कहते हाँ मैं अभी बनूं, वो यहाँ हाथ बारह काट लिया यार, पहले माँ बिंगार फिर पग बारह काट लिया, ऐसी थोड़ी है। मानस बनना मतलब क्या है? अब अठम मानस शब्द का मानस बन जाओ, इस पूरे के पूरे जो ये समस्त पद बोलते हैं इसको, इस समस्त पद का मतलब है कि सुधर जाओ। तो कवि उस शब्द को किस अर्थ में प्रयोग कर रहा है हमें वो बताना होता है, जिस कविता में उसको प्रयोग किया गया। तो कई ऐसी रचनाएं होगी जिसमें प्रश्न है वो सीमित सामग्री से बनेगा, जैसे बिहारी रत्नाकर को यहीं से प्रश्न बनेगा। कई ऐसी है जिसमें प्रश्नों की संख्या और प्रश्नों का टाइप किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र एक ऐसी रचना है जिसमें बात विवाद विमर्श मर जाए उतनी करो, खुल के चर्चा करो। कुरुक्षेत्र को चाहूं तो मैं 1 घंटे में पढ़ा दूं और चाहूं तो मैं 3 दिन लगा दूं, मतलब बात ही तो करनी है, बट उसके मीनिंग निकलते हैं ऐसे, क्योंकि वो एक विचार विमर्श की कविता है। तो अच्छा बालकांड से जितने प्रश्न आज तक आए हैं सीधे यही प्रश्न आए, ये कथन किसने कहा? लक्ष्मण ने कहा, राम ने कहा। और कई बार ऐसे ही प्रश्न आया कि फलानी पंक्ति, देखो कितना आसान प्रश्न आया, रामचरितमानस की पंक्ति दे दी और पूछा यह पंक्ति रामचरितमानस के कौन से कांड से ली गई है? अब तो बालकांड एक ही तो लगा है, पाठ्यक्रम में एक ही बालकांड था, फिर भी वो प्रश्न सही नहीं करके आए। तो बात तो ये है कि आपको मैं हमेशा ही बात की था ना, उसके गलत लगे खारी लगे, चेता का 5% न्यारा है, मैं नाका छोड़ दे बोले, चेता रखना का 5% आपका न्यारा है। बंग मन नहीं तो कोई गुरुजी हेल्प कर सके, नहीं कोई तैयारी, वो सिर्फ चेतो है, वो शुरू लेके आखिर तक रह गो। और चेता को मतलब वो होने का शुरुआत में जी मैं तैयारी करने लगे, जी मैं कई बार देखूं विद्यार्थी शुरुआत में तैयारी करे बढ़िया नया रजिस्टर लिया होगा, काचो पेन लिया होगा, कई पेना के डब्बो ही लाके छोड़ देगा, पेन को डब्बो लाके छोड़ेगा, तैयारी थोड़ी हुई। शुरुआत बहुत शानदार तरीके में करेगा, फिर 15-20 दिन बाद में ढीला गोटा कर दिया, देखांगा बाद में। अब कल तो आ गया, सारे ही आ गए है ना, वो पेपर ही आ गया, पोस्ट ही को नहीं, सीट ही को नहीं, मेरे तो तैयारी को नहीं, बंद हो के मरना जा में डागे। और टाइम भी इशू हुआ, एक रील आ रही बाजी की बहुत मतलब मैंने रिलेवेंट लगी बात चीज, और टाइम इशू है कि इंग अगर मान लो 15 दिन लगातार जब आगे पढ़ ले कोई टाबर तो बनिया लगा वाल है, पढ़ता पढ़ता ये मर जाऊंगा, वही टाइम है मस्ती मारना रहो, कद मारा है ना, इन तो ठीक है एंजॉय कर लिया, नया साल आ गयो है ना। और जब 15 दिन मस्ती मार ले फिर चिंता हो जाए, आल है पढ़ना वो टाइम तो वही है वो जो घमा दिया तो आगे क्या करांगा, कि अब दिमाग में सेट हो जाए तो आगे जीवन सुधर जा। ये बहुत ही इसीलिए कहते हैं किशोरावस्था संघर्ष में तूफान का काल। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम शुरुआत करते हैं ना वो तो बहुत जोर शोर से करते हैं, लेकिन कोई आदमी घरों गाड़ी लेके निकले तो घरों तो एकदम बढ़िया तरीके चेता चलावे, सड़क पर आता यहाँ सो जा तो क्या होगा, बिन तो ठेठ तक जड़ तक चलानी है, बढ़ तक चेता में चलानी पड़ेगी।
तैयारी के पहले दिन से लेकर एग्जाम तक एक जैसा होश चाहिए इसमें। तो ये जो रचनाएं हैं उसमें भी ये मतलब चीजें चलेगी। तो कुछ रचनाएं हम पढ़ेंगे। एक खास बात मैं और चर्चा कर दूं इसी बात में, रचनाओं को लेकर, चूंकि जितनी पद्य की रचनाएं होंगी उसके कोई ना कोई काव्य शास्त्रीय तत्व मौजूद होंगे। इसका मतलब है जो भी हम रचना पढ़ेंगे वो कोई ना कोई छंद में होगी, जाहिर सी बात है, कोई ना कोई रस में होगी, कोई ना कोई अलंकार उसमें होगा, कोई ना कोई शब्द शक्ति उसमें होगी। ये सब मतलब स्वाभाविक सी चीजें हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रश्न नहीं देखा गया है कि बिहारी रत्नाकर से सवाल पूछा जाए और उसमें अलंकार पूछा जाए या उसमें रस पूछा जाए। ऐसी संभावना न के बराबर है। अगर अलंकार के 2 प्रश्न आने हैं तो वहां से आएंगे जहां हमने काव्य शास्त्र किया है। अगर रस के प्रश्न आते हैं तो वो भी वहीं से आएंगे, काव्य शास्त्र से। फिर भी हम अगर बहुत कोई महत्वपूर्ण अलंकार आ जाए, मान लो जैसे कबीर का हम पढ़ रहे हैं, उसमें आ जाए विरह भुअंगम तन बसे, तो मैं बता दूं रूपक अलंकार है। क्योंकि विरह भुअंगम तो इतनी प्रसिद्ध पंक्ति है कि कबीर आपके पाठ्यक्रम में नहीं होता तो भी पूछ ली जाती कि रूपक अलंकार है कि नहीं। मतलब कई बार ऐसी प्रसिद्ध पंक्तियां होती है जो पाठ्यक्रम में नहीं हो रचना तो भी पूछ ली जाती है, तो वो बात एक अलग है। ठीक है, तो पद्य रचनाएं हम सारी पढ़ेंगे, गद्य में कुछ पढ़ेंगे कुछ नहीं पढ़ेंगे। लेकिन रचनाओं के बारे में एक बात निश्चित और आखिरी बात ये है, ऐसे तो बातों की कमी नहीं है, तुम पूछोगे तो मैं और बता दूंगा, है ना, मन तो आवे जीती बताऊंगा। एक रचनाओं की खास बात यह है कि रचनाओं में जैसे मान लो 15 या 20 सवाल आते हैं सेकंड ग्रेड में, या मान लो 10 सवाल आते हैं फर्स्ट ग्रेड में, सूत्र उसका एक ही है, दोहराया जाए। जितनी बार दोहराया जाएगा उसमें प्रश्न सही होंगे। कॉलेज लेक्चरर में रचनाओं में हमने जो मतलब अभी कोर्स जो बनाया था कॉलेज लेक्चरर का, और मैंने उसमें देखा सारे प्रश्न सेट हुए। जिन प्रश्नों की हमने चर्चा की कि भाई यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, यहाँ से, कॉलेज का थोड़ा सा सिलेबस बड़ा था और मेरे ऊपर दबाव भी था, और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे जो स्कूल लेक्चरर है या कोई प्रिंसिपल है, काफ़ी मतलब सीनियर लोग तैयारी कर रहे थे, मेरे भी कुछ बड़े साथी मित्र तैयारी कर रहे थे, तो मुझ पर दबाव भी था कि उसको मैं थोड़ा सा और ठीक से बनाऊं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका ठीक से नहीं बना रहा, लेकिन वहाँ थोड़ी और ज़्यादा परिश्रम किया तो सारे प्रश्न सेट हुए, और कम से कम 5, 7, 10 प्रश्न ऐसे थे जो पेपर में ही आ गए, जो हमने टेस्ट लिए उसी में से आ गए। तो इसका मतलब है कि, और बहुत सारे विद्यार्थियों के ऐसे फोन आए कि रचनाओं के सारे प्रश्न सही हुए, रचनाओं के पाश्चात्य काव्य शास्त्र के सभी प्रश्न सही हुए। पूरा जो फर्स्ट पेपर है वो ही पूरा ही लगभग सेट हो गया, उसमें 150 में से लगभग 140 के करीब प्रश्न आ गए थे। तो कहने का मतलब है क्योंकि उसमें लगभग 60% रचनाओं की आए, तो इसलिए पूरा पेपर सेट हो गया। तो रचनाओं में भी एक अच्छा स्कोर किया जा सकता है। और खास बात यह है कि पसीना बहाने की जरूरत नहीं है, रटना कुछ भी नहीं है। तो करना क्या है, बार बार रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है। एक कहानी 5 बार 6 बार पढ़ ली, उसमें से कुछ भी पूछो ना, अपने कर देंगे। हो सकता है 20 सवाल में से 1 सवाल बहुत गहरा आ जाए, या 2 सवाल, 20 में से 18 सवाल बहुत सीधे होंगे। अब जिसने कभी पढ़ा ही नहीं, आमतौर पे मैं एक बात बताऊं, जो शिकायत विद्यार्थी करते हैं या जो मुझे चर्चा जो करते हैं, वो कहते हैं सर रचना रिपीट नहीं कर पाए, दोहराव नहीं कर पाए, समय पे दोहराव, क्योंकि समय पे इनका दोहराव होता नहीं है। इनको एक जगह जचाओगे ना तो इतना मतलब इतनी बड़ी ऊंचाई हो जाएगी, तो थब्बो हो जाओ। एक जगह मिलो ना सारियाँ PDF पर सारी मिलवा, तो इतनी ऊंची जगह हो जाएगी सेकंड ग्रेड में तो ठीक है। तो इनका समय पे दोहराव होता नहीं है, इसलिए इनका अभी से दोहराव शुरू कर दीजिए। शुरुआत से भी हम कर सकते थे, लेकिन शुरुआत में कुछ विद्यार्थी है जो बिल्कुल नए थे, और थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि साहित्य पढ़ने की समझ धीरे धीरे विकसित होती है। लेकिन अब आपकी लगभग समझ हो चुकी है, हम लगभग 3 या 4 महीने से काम कर रहे हैं, तो अब आपको शुरुआत करनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे और पहला दोहा पढ़ेंगे। मेरी भव बाधा हरो, बिहारी रत्नाकर पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। आपके स्कूल व्याख्याता के पाठ्यक्रम में 25 दोहे हैं और सेकंड ग्रेड में 20 दोहे हैं। जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं उनसे 21 से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सुन लें। और मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, जहाँ तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होय। ये हमने श्लेष अलंकार में वैसे तो पढ़ा है, फिर भी मेरी भव, भव का मतलब क्या है, संसार की, मेरी भव यानी संसार की, और बाधा का मतलब है संकट। मेरी, एक बार इसमें कुछ भी मत लिखो आप, क्योंकि सब नीचे लिखा हुआ है और मैं आपको निशान लगाऊंगा। एक बार इसका अर्थ समझो, पहले प्रश्न कैसे बनेगा हम चर्चा करेंगे, पहले इसका अर्थ समझ लो। मेरी भव बाधा,
यानी मेरे संसार के समस्त संकटों को, विपत्तियों को, हरो का मतलब है हरण कर लो, दूर कर दो। राधा नागरी सोय, सोय का मतलब वह है कि वो राधा नागरी मेरी संसार की समस्त बाधाओं को दूर करे। बाधाओं का मतलब दुख हो सकता है, बाधाओं का मतलब संकट हो सकता है, बाधाओं का मतलब विपत्ति हो सकता है। अगर बाधा की जगह विपत्ति शब्द परीक्षा में आ जाए तो चौंकने की जरूरत नहीं है। वो राधा नागरी मेरी संसार की समस्त बाधाओं को दूर करे, जहां जिसके तन की, शरीर की झाई यानी झलक मात्र पाने से, श्याम यानी कृष्ण, परे यानी पाने से, है ना। अब अगर मान लो मैं किसी को देख रहा हूं तो उसकी झलक मैं कहां पाऊंगा? आंखों में। तो परे का मतलब हो गया आंखों में पड़ने से, ठीक है। जहां जिसके तन की, शरीर की झाई झलक परे, आंखों पर पड़ने से, आंखों में पड़ने से, कृष्ण यानी श्री कृष्ण, हरित दूती यानी प्रसन्न हो, यानी हो जाते हैं। एक अर्थ हो गया, ये पहला अर्थ है। अच्छा, कोई किसी को देख के प्रसन्न क्यों हो जाता है? कोई किसी को देख के प्रसन्न क्यों हो जाएगा? है? क्योंकि उससे प्रेम करता है। शंकु आ बटा कोई बात नहीं, क्योंकि उससे प्रेम करता। अच्छो लगे भी नहीं तो देख के राजी होगा। राई माँ के बावड़ी बात है, कोई अच्छो लगो भी तो देख के राजी होगा। तो श्री कृष्ण राधा को देखकर प्रसन्न क्यों जाते? राधा अच्छी लगे। अच्छा, अच्छी लगे इनको मतलब वो बात सोनी है, कोजी है, सोनी है तो अच्छी लगेगी, कोजी है तो अच्छी लगेगी, ठीक है। तो यहां असल में पहले अर्थ में हम क्या कह सकते हैं कि यहां बात हो रही है प्रेम की, कि श्री कृष्ण राधा से प्रेम करते हैं और इसलिए श्री कृष्ण राधा को जब भी देखते हैं या श्री कृष्ण राधा की शरीर की झलक श्री कृष्ण की आंखों में जब पड़ती है तो श्याम क्या हो जाते? प्रसन्न हो जाते हैं। ये पहला अर्थ है। यहां कोई श्लेष नहीं है, यहां एक ही अर्थ रहेगा। फिर दूसरा, जिसके तन की झाई, झाई का मतलब है छाया, छाया पड़े। अच्छा, छाया क्या मतलब क्या है? एक पर दूसरे की छाया पड़ना। अब परे के भी कई अर्थ है यहां पे। परे का एक अर्थ क्या हो गया मैं बता दूंगा बाद में। झाई का मतलब क्या है? छाया, कि जिसके शरीर की छाया पड़ने से श्याम। अच्छा, यहां है श्याम का मतलब कृष्ण, लेकिन यहां अर्थ थोड़ा सा बदल जाएगा, यानी काले रंग के कृष्ण, काले रंग के कृष्ण, ठीक है। जिसके शरीर की छाया पड़ने से काले रंग के कृष्ण, हरित का मतलब है हरा, है ना, और दूती का मतलब है आभा, यानी हरे रंग की आभा, हरे रंग की आभा। यहां आगे युक्त और लिखते हैं, मेरे संसार की समस्त बाधाओं को वो राधा नागरी दूर करे, जिसके शरीर की छाया पड़ने से काले रंग के कृष्ण हरे रंग के हो जाते हैं, ठीक है। यहां किसकी प्रशंसा हो रही है? ऊपर वाले में तो किसका भाव है? अर्थ, ऊपर वाले अर्थ में किसका भाव है? प्रेम की बात है, क्योंकि कोई किसी को देख के प्रसन्न क्यों होगा? अगर वह किसी से प्रेम करता है तो। लेकिन यहां राधा के जो गौर वर्ण है, जो राधा का जो गोरा रंग है, यहां उसकी प्रशंसा हो रही है। समझ गए? यहां कवि की एक टेक्निक का और पता चलता है। कवि बहुज्ञ है। बिहारी कैसे हैं? बहुज्ञ कवि है। बहुज्ञ किसको कहते हैं? जो बहुत कुछ जानता हो। बहुत कुछ जानने का मतलब है कि केमिस्ट्री भी जानता हो, रासायनिक भी जानता हो, फिजिक्स भी जानता हो, मैथ भी जानता हो, साहित्य भी जानता हो, भाषा भी जानता हो, वो बहुज्ञ है। बिहारी को यह भी पता है कि नीला रंग और गोरा रंग मिलाया जाए, पीला रंग मिलाया जाए तो हरा रंग बनता है। तो यहां बिहारी की जो रंगों के मिश्रण का ज्ञान है वो भी बिहारी का यहां से मालूम पड़ता है। एक तीसरा अर्थ और भी है, ऊपर लिखेंगे, मेरे संसार की समस्त बाधाओं को वो राधा नागरी दूर करे, जिसके तन का झाई यानी ध्यान मात्र पड़ने से। यहां झाई का मतलब क्या है? ध्यान। और यहां श्याम का मतलब है कलुष, जिसके लिए यहां कलमश शब्द का भी प्रयोग किया गया है, जिसको हम आम भाषा में कह सकते हैं कि पाप और दोष, ठीक है।
और हरित द्युति का मतलब है एक प्रकार से, यहां शब्द हम एक लिखा है भयंकरता से रहित, भयंकरता से रहित। हम आम भाषा में लिख सकते हैं निर्मल या पवित्र। अब मैं पूरी लाइन का तीसरा अर्थ बोलता हूं। मेरी संसार की समस्त बाधाओं को वो राधा नागरी दूर करे जिसके शरीर का ध्यान मात्र पड़ने से सारे पाप कलुष कलमश भयंकरता से रहित हो जाते हैं। भयंकरता से रहित होने का मतलब निर्मल होना ही है ना। सारे पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति निर्मल जो होता जाए। अब यहां परे के भी कई अर्थ हो सकते हैं। देखो, जब श्री कृष्ण ने राधा को देखा तो राधा की झलक उसकी आंखों में पड़ी, तो परे का मतलब आंखों में पड़ना। जब राधा और कृष्ण एक साथ में खड़े हैं, इधर खड़ी है राधा, इधर खड़े हैं कृष्ण, तो राधा की छाया कृष्ण पे पड़ती है, कृष्ण की छाया राधा पे नहीं पड़ती। नहीं तो राधा को काम सर्जार है ना, विवाह के बार राधा की छाया कृष्ण पे पड़ी तो कृष्ण कैसे हो गए हरे, और कृष्ण की पड़ जाए तो काले की छाया पता नहीं पड़ती तो क्या हो जाता। फिर यहां पढ़ने का मतलब क्या है, एक की छाया दूसरे पर पड़ने से, ठीक है। और फिर तीसरा, जहां तन की झाई यानी ध्यान, और ध्यान कहां पड़ता है, हृदय में पड़ने से। तो पहले परे का मतलब है आंखों में पड़ना, फिर परे का मतलब है शरीर पे पड़ना। श्री कृष्ण की आंखों में पड़ी राधा की झलक, वो खुश हो गए। श्री कृष्ण के शरीर पे पड़ी राधा की छाया, वो हरे रंग के हो गए। और किसी भक्त के दिल में पड़ी राधा का ध्यान, तो वो निर्मल हो गया। तो परे के भी कई अर्थ है, ठीक है। यह इसमें जब इसमें इस प्रकार के अर्थ निकलते हैं तो हम इसको कौन सा अलंकार मानते हैं, श्लेष, ठीक है। तो आप फटाफट ये तीनों अर्थ लिखो। अर्थ क्या लिखो, मुझे लगता है ये में नहीं लिख सकते हो, ठीक है, अगर आपको पहले से ध्यान नहीं है तो। झाई के तीन अर्थ लिखो, झलक, छाया और ध्यान। झाई के तीन अर्थ लिखो। इस एक ही दोहे में ज्यादा दिक्कत है, बाकी आगे समस्या इतनी नहीं आएगी। झाई के तीन अर्थ लिखो। लिखा हुआ है क्या? हाँ, नीचे लिखा हुआ है वैसे डिटेल में, ठीक है। आप ये लिखो ऐसे, श्लेष अलंकार, ऊपर ये लिख लो, बाकी चीज नीचे लिखो, मैं निशान लगवा दूंगा, ठीक है। श्लेष और शाब्दी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना क्या है इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि हो सकता है अगर ये बिहारी रत्ना अगर आपके पाठ्यक्रम में नहीं होता तो भी ये दोहा शाब्दी व्यंजना में पूछा जा सकता था, इतना प्रसिद्ध दोहा है, ठीक है। और ये मंगलाचरण है। मंगलाचरण का मतलब होता है जब कोई कवि अपनी किताब की या ग्रंथ की शुरुआत करता है तो अपने आराध्य की स्तुति करता है, उसको बोलते हैं मंगलाचरण। तो बिहारी सतसई का मंगलाचरण है, मतलब बिहारी सतसई का पहला दोहा है। अब आप इसमें देखो, सबसे पहले शब्दार्थ देखो, शब्दार्थ लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगा और तुम साथ साथ मेरे चलना, ठीक है। भव का मतलब है संसार, और बाधा का मतलब रुकावट या विघ्न, और भव बाधा का मतलब हो गया संसार की बाधाएं। अब इसके जो नीचे लिखा है वहां पे आपको विशेष देखने की जरूरत नहीं है, आप इसके बाद में तीसरी या चौथी लाइन में आओ कि दुख या दरिद्र का रंग काला माना जाता है। यहां टिक कर लो इन चीजों को, दुख या दरिद्र का रंग काला माना जाता है, चौथी लाइन में देखो, ठीक है। एक बात यह भी लिखी है, दुख या दरिद्र का रंग काला माना जाता है, और इसी के आगे लिखा है भव बाधा का अर्थ टीकाकारों ने बहुधा जन्म मरण का दुख माना है। तो चाहे तो हम ये भी कह सकते हैं कि राधा नागरी मेरे जन्म मरण के दुखों को दूर कर दे, और चाहे तो संसार के दुखों को दूर कर दे, एक ही बात है। तो यहां से भी कभी कोई बात पूछी जा सकती है। फिर नीचे डार्क में लिखा है झाई, और झाई के तीन अर्थ हैं, एक है परछाई यानी आभा, और दूसरा है झांकी यानी झलक, और तीसरा है ध्यान, ठीक है। तो झलक, छाया जो शब्द हमने लिखा है देखो छाया, तो छाया के ओब्लिक में हम इसका अर्थ परछाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो झाई के कितने अर्थ हैं, परछाई, झांकी या झलक। इसके नीचे आप चलो परे पे, ये अभ्रंश में हेमचंद्र ने क्या लिखा है इसमें हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैं जहां बात कर रहा हूं वहां पे टिक कर लेना। समझ गया हम कैसे पढ़ रहे हैं इसको, समझ गया क्या? ठीक है, परे पे टिक करना, परे का मतलब है पढ़ने से। तो झाई के साथ परे आता है तो इसके भी तीन अर्थ हो सकते हैं, तन पर पढ़ने से, दृष्टि में पढ़ने से, और हृदय में पढ़ने से।
कल को यह प्रश्न आ सकता है कि उक्त दोहे में परे शब्द का अर्थ, जैसा कि पेपर सेटर बार बार कच्चे में उतर रहा है, तो मुझे लगता है कि ऐसा प्रश्न आ सकता है। अगर वह इस प्रकार का प्रश्न दे कि परे शब्द का अर्थ नहीं है, तो ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं कि तन पर पड़ने से, दृष्टि में पड़ने से, हृदय में पड़ने से और कानों में पड़ने से। ठीक है, ऐसा विकल्प हो सकता है इसमें, तो ध्यान रखने की बात है। कानों में पढ़ने, कानों में सुनने से, काना में पढ़ने मतलब वो होगा ना, तेरे काना में पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, फिर श्याम शब्द के 3 अर्थ हैं। एक है श्याम वर्ण वाले कृष्ण, मतलब काला कृष्ण, और एक है श्री कृष्ण, और तीसरा काले रंग वाला पदार्थ, अर्थात कलमश, अर्थात दुख, दरिद्र आदि, जिनका कि रंग काला माना जाता है। तो कुल मिला के श्याम के अर्थ 3 हो गए। एक हो गया श्री कृष्ण, एक हो गया काले श्री कृष्ण, और एक हो गया कलुष या पाप। आगे चलो, फिर आता है आगे हरित दूती। देखो, हरित दूती, हरित दूती के 3 अर्थ हैं। पहला है हरे रंग वाला, यानी हरे रंग की आभा से युक्त। दूसरा है हरा भरा, यानी प्रसन्न। अब ये हरा भरा, डह डहा और प्रसन्न बदन, बदन का मतलब होता है मुख। तो ये पूरा एक अर्थ हो गया कि राधा को देखकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। तो हरित दूती का एक अर्थ क्या हो गया? प्रसन्न होना। तीसरा जो अर्थ है वो थोड़े लंबे थोड़े शब्द वहां पे दे रखा है। हत द्युति, गत द्युति, हत प्रभ, अर्थात तेजहीन, अर्थात प्रभा शून्य, जिसमें कोई चमक नहीं हो, अर्थात भयंकरता रहित। जो लास्ट अर्थ निकलता है वो ठीक निकलता है। भयंकरता रहित का मतलब है कि उसमें कोई भयंकरता नहीं रहती, कोई पाप नहीं रहता, कोई दोष नहीं रहता, वो एकदम पवित्र हो जाता है। ठीक है, एक खास बात यह भी है कि आप देखो अवतरण में लिखा है, अवतरण में लिखा है कि अपनी सत्सई की निर्विघ्न समाप्ति की कामना से कवि इस मंगलाचरण रूप दोहे में, तो बिहारी सत्सई का पहला दोहा ये क्या है? मंगलाचरण है। और मंगलाचरण कवि ने क्यों किया? ताकि सत्सई की निर्विघ्न समाप्ति हो जाए। ये याद करने की जरूरत नहीं है। मतलब इसको क्या करोगे तुम? इसका टिक करके क्या करोगे? हैं? नहीं, कर लो, टिक तो कर लो, कोई बात नहीं। भाई मंगलाचरण क्यों किया? निर्विघ्न समाप्ति के लिए। लेकिन ऐसे मत करना, निर्विघ्न समाप्ति के लिए, निर्विघ्न समाप्ति के लिए, ऐसे मत करना। मतलब ये तो सिंपल सी बात है कि भी कोई चीज में बाधा नहीं है, इसलिए भगवान को मना के चलते सबसे पहले। और राधा जी से सांसारिक बाधा दूर करने की प्रार्थना करता है। सत्सई में यद्यपि और रसों के भी दोहे हैं, तथापि प्रधानता श्रृंगार ही रस की है। इसके श्रृंगार रसों में सब रसों की स्थितियां संचारी होकर संचरित होती है, इसके कारण वह रस राज कहलाता है। सत्सई में श्रृंगार रस के मुख्य प्रवर्तक श्री राधा कृष्ण का ही मंगलाचरण करना समाचीन है। यह बात महत्वपूर्ण है कि सत्सई के पहले दोहे में राधा का ही मंगलाचरण के रूप में क्यों रखा? क्योंकि बिहारी सत्सई में मुख्य रस है वो कौन सा है? श्रृंगार है। और रीति काल में श्रृंगार के प्रतीक 2 कैरेक्टर कौन है? राधा और श्री कृष्ण। इसलिए यहां पे तर्क करते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर कि बिहारी सत्सई का पहला दोहा राधा के बारे में क्यों है? इसलिए है क्योंकि राधा और श्री कृष्ण वहां प्रेम के और श्रृंगार के प्रतीक हैं रीति काल के अंदर। फिर एक बात, एक तरक और भी देते हैं वो, तो ये आपने टिक करना है कि मुख्य श्रृंगार के रस के मुख्य प्रवर्तक कौन है? राधा और कृष्ण है। ठीक है, फिर वो आगे कहते हैं श्री राधा और श्री कृष्ण में भी श्रृंगार रस में प्रधानता राधिका जी को ही है। राधा और कृष्ण में भी श्रृंगार की प्रधानता किसमें है? राधा में। कृष्ण का तो और का नहीं काम है, गा चला के लावे है ना, गोवर्धन पर्वत चकना, मथुरा जाना, कंस को मारना। राधा का तो श्रृंगार ही श्रृंगार, इसलिए राधा की प्रधानता किसमें? श्रृंगार में। और कवि जिस संप्रदाय का अनुयायी था, अब इससे मालूम होता है कि वो राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। तो ये कहीं ऊपर नीचे नोट कर लो, कवि राधा वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था। इस पूरे के पूरे जो अवतरण नामक जो एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में कवि ने 2 बातें कही है। पहली बात तो उसने ये कही कि भाई ये जो दोहा है वो मंगलाचरण है, और मंगलाचरण इसलिए किया ताकि बिहारी सत्सई निर्विघ्न समाप्त हो जाए। फिर वो दूसरी बात कहता है कि राधा को क्यों याद किया? तो वो कहता है कि श्रृंगार के मुख्य प्रतीक राधा और कृष्ण है। अच्छा, उन दोनों में भी राधा प्रधान है। दूसरा कारण फिर यह बताता है कि कवि राधा वल्लभ संप्रदाय में था, और राधा वल्लभ संप्रदाय में भी किसकी प्रधानता है? राधा की है। ठीक है,
फिर आता अर्थ। अर्थ आदि को आप हमने चर्चा कर ली तो विशेष करने की जरूरत नहीं है। यहां नीचे आता है, इस पद में राधा नागरी संबोधन है। संबोधन किसको कहते हैं? संबोधन कहते हैं अरे थोड़ा जा पानी लौट लिया, ये संबोधन है। अरे राम सुनो, है ना, तुम मेरी बात सुनो, ये संबोधन है। तो कहते हैं यहां कहा, यहां दो अर्थ है। आप पुरुष जानते हैं, सर्वनाम कभी आपने पढ़े? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीन पुरुष होते हैं सर्वनाम में, पुरुषवाचक सर्वनाम में। कभी आपने अगर इसकी चर्चा कभी सुनी हो तो ठीक है। प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष, जिसको हम अन्य पुरुष भी कहते हैं। जब कोई बातचीत होती है, अगर कोई लोग बातचीत कर रहे हैं तो दो पार्टी होती है। मैं बता रहा हूं, जैसे मैं कहूं कि मैंने आज उस गुरुजी को वहां पे, मतलब सुरेंद्र जी को वहां जाते हुए देखा, तो मैं वक्ता हूं। इस बातचीत में मैं क्या हूं? वक्ता हूं। और तुम क्या हो? श्रोता। और थर्ड पार्टी वो जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो मैं, हम, हमारा, ये सारे जितने सर्वनाम होते हैं वो कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, यानी मैं उत्तम, मेरे उत्तम गुण उसका है। तो उत्तम पुरुष का सीधा मतलब है मैं से संबंधित। मैं, हम, हमारा, ये सारे किस में आएंगे? उत्तम में आएंगे। तो मैं उत्तम, मैं से संबंधित सारे सर्वनाम किस में आएंगे? उत्तम। और तुम मध्यम। अभी अपनी फैसला कर लें, बाकी थर्ड पार्टी तो बाद में आएगी। और बाकी बचे सो प्रथम या अन्य। अब इसमें वो कह रहा है, देखो अब उसकी आप अनुवाद देखो, दो तरीके हो सकते हैं कि हे राधा नागरी मेरी संसार की बाधाओं को दूर करो। तो इसमें राधा कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष है। मैं तुम्हें कहूं कि जा सचिन बाहर से चौक लेके आ, तो तुम क्या हो? मध्यम पुरुष हो। मैं उत्तम पुरुष हूं। मैं जो वक्ता है वो क्या होगा? उत्तम पुरुष। और श्रोता क्या होगा? मध्यम पुरुष। घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। श्रोता, वक्ता क्या होगा? उत्तम पुरुष। और श्रोता क्या होगा? मध्यम पुरुष। अगर बिहारी राधा को ये कह रहे हैं, मान लो बिहारी राधा ने काम उठाया कि मेरो कल्याण कर दी, तो राधा क्या होगी? वक्ता या श्रोता? श्रोता। तो श्रोता तो वो क्या होगी? मध्यम पुरुष। और बिहारी, अब दूसरा अर्थ यह भी है कि बिहारी राधा को नहीं कह रहे, बिहारी हमें कह रहे हैं, ऑडियंस को, कि वो राधा नागरी मेरे संसार की समस्त बाधाओं को दूर करे। आगे शब्द है ना सोई। सोई का मतलब क्या है? वो राधा नागरी। इसका मतलब राधा को नहीं कह रहे, कह तो किसी और को रहे कि वो राधा नागरी मेरी संसार की समस्त बाधाओं को दूर करे। कल्पना करो मैं बिहारी हूं, तुम ऑडियंस हो, और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि वो राधा नागरी मेरी संसार की बाधाओं को दूर कर दे, जिसको देखकर भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहां राधा क्या है? थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी किस में आएगी? अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष में आएगी। तो ये एक प्रकार का संबोधन है जिसमें राधा को संबोधित किया जा रहा है। और दोनों प्रकार की बातें आ सकती है, प्रथम पुरुष में भी और मध्यम पुरुष, दोनों में आती है। देखो ये बात क्या कह रहे हैं वो, इस दोहे में राधा नागरी पद है वो संबोधन है, प्रथम पुरुषवाची भी और मध्यम पुरुष से भी। अब इसमें आप तीन शब्दों के अंडरलाइन करो। राधा नागरी पद संबोधन है, एक तो ये शब्द अंडरलाइन करो। राधा नागरी पद है वो क्या है? पद किसको कहते हैं? शब्द को ही कहते हैं। तो राधा नागरी पद क्या है? संबोधन है। और ये कैसा कैसा माना जा सकता है? प्रथम पुरुषवाची और मध्यम पुरुष, दो चीज अंडरलाइन कर लो। प्रथम पुरुषवाची और मध्यम पुरुष। अब हमने एक बात ये कही थी कि जब वह, मुझे लगता है ये तुम याद रखना क्योंकि यहां बहुत लंबे थोड़े एरिया में लिखी हुई है, इसमें वह तीन काम करता है। पहला काम तो यह करता है कि राधा के जो गोरे होने की प्रशंसा करता है। दूसरा काम यह करता है कि राधा को उससे प्रेम है। और तीसरा काम यह करता है कि राधा इतनी पवित्र, इतनी दिव्य कि उससे पाप धुल जाते हैं। तीन ही तो अर्थ हमने निकाले थे। तो एक जगह राधा की गुराई की प्रशंसा करता है, एक जगह राधा की प्रेम पात्री यानी मेरी वह प्रियतमा है ऐसी बात करता है। तो तीन बात आती हैं। तो देखो इसमें लिखा है, जैसे नीचे लिखा है ना, आप नीचे एक, इस अर्थ से कवि श्री राधा जी के शरीर की गुराई की प्रशंसा करता है। मिल गया आपको? तो गुराई की, अब एक तो इसको टिक कर लो कि उसके गोरेपन की प्रशंसा करता है। अब आप अगले पेज में चलो और पहले देखो ऊपरी ऊपर लाइन, इस अर्थ से श्री राधा जी के श्री कृष्णचंद्र की अत्यंत प्रेम पात्री होने की प्रशंसा करता है।
इस अर्थ से कवि राधिका जी के श्री कृष्ण चंद्र की अत्यंत प्रेम पात्री होने की प्रशंसा करता है। हमने लिखा है ना ये, जैसे वो कहते हैं कि राधा की झलक मात्र पाने से श्री कृष्ण वो क्या हो जाते हैं, प्रसन्न। तो कोई किसी को देख के खुश कब होगा, जब वह उससे प्रेम करेगा। फिर यहां लिखा है, देखो ऊपर कहे हुए दोनों अर्थों से कवि राधिका जी के रूप की प्रशंसा करता है और एक बार प्रियतम प्रियता की प्रशंसा करता है। ठीक है, और बस इसके बाद में प्रथम पुरुष वगैरह आ ही गया। ठीक है, हो गई बात। हाँ, जनता आ गई, कोई बात नहीं, सिंहासन खाली करोगी जनता आती। रामदास सिंह दिनकर की पंक्ति है। पहला दुआ आपने पढ़ा, देखो अब इसमें दो काम हो सकते हैं, कोई बात नहीं, आगे तो सुन लो। मैं ये कह रहा हूं कि अब मैंने आपको इसमें कुछ चीजें टिक करवाई है, फिर भी घर जाके हाथों हाथ एक बार पूरा और पढ़ना है और आराम से पढ़ना है। जैसे मान लो यहाँ एक बहुत लंबी थोड़ी बहस दी गई है जिसमें कि 700 मतलब ये इतने क्रम पे रखा गया, इतने क्रम पे नहीं रखा गया, तो उसको छोड़ो आप। लेकिन हो सकता है एक बात और मिल जाए और अपने काम आ जाए। बिहारी सत्संग में से तो कोई प्रश्न है वो तो नहीं छोड़े, जो अपने वश में इतना काम तो करें। ठीक है, तो कोशिश करना कि एक बार हल्का सा देखना है। बाकी मैंने जितना कोशिश हो सका है उसमें मैंने टिक करवाया है, और ये मेरा हाईएस्ट लेवल है। मैंने इतना कॉलेज में भी नहीं करवाया, हाँ मतलब नेट के पाठ्यक्रम में भी नहीं करवाया। ठीक, ये एक मतलब प्रसंग के अनुसार दिया गया। जैसे एक तो हेमचंद्र का दिया इसने, एक टीकाकार का मंगलाचरण, ये हमारे काम के नहीं। ठीक है, आज इतना ही, धन्यवाद।